हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं मेंडल के नियमों को, है ना। मेंडल के तीनों नियम हम पढ़े और मेंडल के तीनों नियमों को पढ़ने के बाद हमने उनके अपवाद के बारे में, मेंडल के नियम के विचलन या उसके डेविएशन के बारे में पढ़े। और उनमें से एक ही है आज, एक डेविएशन है लिंकेज या संलग्नता। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आज हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मेंडल की खोजों और प्रयोगों के बाद कई जंतुओं और पौधों पर, है ना, मेंडल की खोजों और प्रयोगों के बाद कई जंतुओं और पौधों पर कई प्रयोग और इस तरह के किए गए। लेकिन कई प्रयोगों में माने काफ़ी कुछ तो उनके प्रयोगों के आधार पर रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे थे जिनमें तीसरे नियम का माने इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अवयवन के नियम के जो परिणाम था उसके अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, है ना। तो वास्तव में मेंडल जो है वो बहुत लकी थे। उन्होंने जो 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे, उन लक्षणों में के जीन्स जो थे वो अलग अलग जोड़ी के क्रोमोसोम पर स्थित थे। वो यदि एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम पर स्थित होते या एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते तो वो इस तरह का परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जिस तरह से माने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए उनके जीन्स जो थे, जिनके जोड़े एलिलिक पेयर जो थे, स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे के साथ असॉर्ट हुए, है ना। लेकिन लिंकेज के केस में ऐसा नहीं है। लिंकेज के केस में क्या होता है कि गुणसूत्र जीन्स जो होते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो हम जानते हैं वंशागति के क्रोमोसोमल थ्योरी के आधार पर कि जीन्स कहाँ पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। लेकिन क्या है कि किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है और जीन्स की संख्या काफ़ी अधिक है। यदि जीन्स जो है वो जीन्स की जोड़ी यदि अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते तो इतने सारे जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित रहकर स्वतंत्र रूप से असॉर्ट होना संभव नहीं था। जैसे कि हम एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि जीन्स की संख्या काफ़ी अधिक है लेकिन गुणसूत्र की संख्या कम है। जैसे ड्रोसोफिला मक्खी में हम उदाहरण लेकर देखते हैं, उसमें कई 100 जीन्स उपस्थित होते हैं जिन पर जेनेटिकल स्टडी किया जा चुका है ना। लेकिन उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ उसमें गुणसूत्र 4 जोड़ी होते हैं, अर्थात 8 गुणसूत्र स्थित होते हैं। तो सिर्फ 8 गुणसूत्र में इतने सैकड़ों जीन्स यदि अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते तो क्या ये स्वतंत्र रूप से असॉर्ट हुए रहते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर? नहीं हो पाते। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि गुणसूत्र जो है वो जीन्स जो है इतने अधिक संख्या में है तो वो गुणसूत्र पर साथ साथ स्थित होते होंगे और साथ साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट होते हैं और उनमें जरूर आपस में फिजिकल जो एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ इनहेरिट होते हैं या वंशागत होते हैं। तो यही साथ साथ वंशागत होने की प्रक्रिया को उन्होंने लिंकेज नाम दिया, है ना। इसके लिंकेज के लिए टी.एच. मॉर्गन ने काफ़ी ड्रोसोफिला पर काफ़ी स्टडीज़ किए हैं और कई प्रकार के प्रयोगों का मैंने बताया है कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स जो हैं वो साथ साथ जाने की उनमें टेंडेंसी होती है और इसको प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध भी किया है। तो आज हम पहले पढ़ते हैं कि लिंकेज किसे कहते हैं या संलग्नता किसे कहते हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसके प्रयोगों के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिजल्ट किस तरह से उन्होंने प्राप्त किए वो प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे। तो पहले आज हम देख लेते हैं लिंकेज को। तो लिंकेज क्या है या संलग्नता क्या है? तो संलग्नता एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित समस्त जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक ही गुणसूत्र पर, जैसे इस तरह से देख लीजिए, एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित जीनों में एक साथ अगले पीढ़ी में जाने की या वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जीनों की इस प्रवृत्ति को, इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? लिंकेज या संलग्नता कहते हैं, है ना। इसको समझने के बाद एक चीज और समझते हैं हम, लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स या संलग्न जीन, हिंदी में इसको कहेंगे संलग्न जीन। तो लिंक्ड जीन वे जीन जो कि एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से पास पास स्थित हैं, वे जीन्स क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक गुणसूत्र मैंने बनाया, देखिए, और इसमें जीन सी और जीन डी एक दूसरे के काफी करीब स्थित हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे। उसी तरह से लिंक्ड जीन समझने के बाद हम ये समझते हैं कि अनलिंक्ड जीन्स किसको कहेंगे। तो अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? देखिए, एक ही गुणसूत्र पर या एक ही क्रोमोसोम पर दूर दूर स्थित जो जीन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जीन्स ए है और जीन बी है,
तो ये दोनों एक दूसरे के काफी दूर हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा, अनलिंक्ड जीन कहा जाएगा। उसी तरह से या असंलग्न जीन है ना, हिंदी में इसे कहेंगे संलग्न जीन जो लिंक्ड होते हैं, और जो अनलिंक्ड है उनको असंलग्न जीन कहेंगे। और उसी तरह से एक और केस बनता है, दो केस बनता है अनलिंक्ड जीन का। एक तो एक ही गुणसूत्र पर या एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स दूर दूर स्थित है, या फिर अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, अनलिंक्ड जीन। दो जीन यदि अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित हैं तो ये भी क्या कहलाएंगे, अनलिंक्ड जीन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन, दो स्थिति हो गई। एक हो गई पास पास स्थित हैं तो उनको हम कहेंगे लिंक्ड जीन, और यदि जीन जो है वो दूर दूर स्थित है एक ही क्रोमोसोम पर या फिर अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित है तो ये कहलाएंगे अनलिंक्ड जीन। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने, मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की थी। तो हम पहले मेंडल के प्रयोगों के आधार पर देख लेते हैं कि लिंकेज में पाए जाने वाले जीन्स किस तरह के क्रोमोसोम पर स्थित थे, और कैसे उनमें गैमेट्स आगे बनते थे और अगली पीढ़ी में वंशागत होते थे, और स्वतंत्र अवयव में क्या अंतर है, माने इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड जीन और लिंक्ड जीन में किस तरह से अगली पीढ़ी में जाने की टेंडेंसी पाई जाती है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले देखिए मेंडल ने भी इसी तरह से दो लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। तो दो लक्षण, जैसे दो प्रभावी लक्षण एक पेरेंट में है और दूसरा अप्रभावी लक्षण एक पेरेंट में है, तो दोनों लक्षणों को लेकर ये इन्होंने दो लक्षण को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो इस तरह से फर्स्ट F1 जनरेशन में उनको क्या प्राप्त हुआ था, इस तरह से संकर या हाइब्रिड प्राप्त हुए थे, दो जिसमें दोनों के जीन्स उपस्थित थे। अब आगे F2 पीढ़ी में जाने के लिए है ना, इन जीन्स के गैमेट्स जो होते हैं किस प्रकार के बनेंगे और इनके क्रोमोसोम में किस प्रकार से जीन की स्थिति है उसको हम देखते हैं। तो लिंकेज के केस में किस तरह से होता है, इस तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन का हेट्रोजीनस कंडीशन है, F1 कंडीशन का, F1 पीढ़ी का हेट्रोजीनस जो कंडीशन है उसमें किस तरह से युग्मक बनते हैं वो देखिए, अंतर दोनों का देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से लिंकेज जो है वो आगे जीवों में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये दो जीन्स मान लीजिए एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम बी है, और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो कि एक ही जोड़े के गुणसूत्र है। तो एक ही जोड़े के गुणसूत्र पर लिंकेज की स्थिति में देखिए इसमें चार जीन उपस्थित है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हमको यहाँ से प्राप्त हुआ कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी का अपन क्रॉस कराए तो पहली पीढ़ी में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी प्राप्त हुआ। इस तरह से हेट्रोजीनस कंडीशन प्राप्त हुआ। तो लिंकेज के केस में ये क्रोमोसोम में किस तरह से स्थित है, किस तरह से इनमें क्रोमोसोम्स में जीन्स उपस्थित होंगे, देखिए ये चारों जीन्स जो है वो लिंकेज के केस में, ये देखिए एक जोड़ी का क्रोमोसोम है, उसमें पहला जीन ए और जीन बी दोनों पास पास स्थित हैं एक क्रोमोसोम पर, और दूसरे क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन ए और बी स्थित हैं। तो एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन का उपस्थित होना, पहले लक्षण का जीन ए और दूसरे लक्षण का जीन बी भी इसी क्रोमोसोम पर स्थित है। उसी तरह से दूसरे अप्रभावी जीन जो है वो होमोलॉगस के पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर स्थित है। तो एक ही क्रोमोसोम पर दोनों लक्षणों के जीन्स का उपस्थित होना, है ना, एक ही क्रोमोसोम पर दोनों लक्षणों के जीन का उपस्थित होना क्या कहलाता है, वो भी पास पास स्थित होना लिंकेज के केस में होता है। अब इसी को इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट या असॉर्टेड जीन्स में हम देखेंगे तो देखेंगे जैसे इस तरह से पहला जोड़ी है और दूसरा जोड़ी है। स्वतंत्र अवयवन के नियम के आधार पर मेंडल ने कहा था कि जीन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो उसमें जीन्स की स्थिति कैसी होती है कि दो जोड़ी अलग अलग पेयर पर स्थित होते हैं, एक पहला होमोलॉगस पेयर है ये और ये दूसरा होमोलॉगस पेयर है, तो दोनों अलग अलग जोड़ी पर स्थित होते हैं। तो पहला देखिए ये कैपिटल ए स्मॉल ए पहले जोड़ी क्रोमोसोम पर है, कैपिटल बी स्मॉल बी दूसरे जोड़ी क्रोमोसोम पर है। तो इनके फलस्वरूप बनने वाले युग्मक किस प्रकार के होंगे और इनके फलस्वरूप बनने वाले, तो ये क्या है, ये अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हैं तो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, लेकिन एक ही जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हैं तो स्वतंत्र रूप से ना जाकर ये साथ साथ इनहेरिट होते हैं, अगली पीढ़ी में साथ साथ वंशागत होते हैं। तो जैसे देखिए ये इससे सिर्फ दो ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, इनके अलग होने की कोई संभावना नहीं है।
तो इनसे दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, देखो जैसे पेरेंट्स में है कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, उसी तरह का कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा पहली पीढ़ी में। ठीक है, तो अब इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट में या स्वतंत्र अवयन के नियम के आधार पर क्या होता था कि ए का अगले क्रोमोसोम के बी के साथ एक गैमेट बना इस तरह से, कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इसका इसके साथ भी जाना हो सकता था आसानी से, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ ये वंशागत होते हैं, कहा था मेंडल ने, तो वाकई में होते भी थे, इस तरह के परिणाम उनको मिले भी थे, है ना। तो ये स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो इस तरह से चार कंडीशन हमको गैमेट्स की मिलती है। वो किस आधार पर मिलता है, स्वतंत्र अवयन के नियम के आधार पर, और वे इसके जीन कहाँ उपस्थित थे, अलग अलग जोड़ी के क्रोमोसोम पर स्थित थे। इसलिए इस तरह से चार कंडीशन हमको मिला, चार गैमेट्स मिले, और इसमें दो जो है वो नए कॉम्बिनेशन मिले, किसके कारण, स्वतंत्र अवयन के नियम के आधार पर। लेकिन लिंकेज में क्या होता है कि लिंकेज में यदि पास पास स्थित है जीन तो इनके अलग होने की संभावना नहीं है, और सिर्फ दो प्रकार के गैमेट्स हमको प्राप्त होते हैं। तो इसी आधार पर फिर लिंकेज की थ्योरीज दी गई हैं, उसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले इसको हम रब कर लेते हैं। लिंकेज की थ्योरी को समझाने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया। क्या दिया उन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। हम पहले इससे क्या पढ़े थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे। वहां पर उन्होंने ये बताया था कि जीन्स उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम पर, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है उन्होंने, वो टी.एच. मॉर्गन और कैशल ने दिया था ये थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी। इसके आधार पर उन्होंने कहा था जीन्स जो है रैखिक क्रम में विन्यस्त होते हैं, एक ही लाइन में लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं, या रैखिक क्रम में विन्यस्त रहते हैं। जीन्स कैसे रहते हैं, ये रैखिक क्रम में विन्यस्त रहते हैं, लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं। और जो जीन्स लिंकेज शो करते हैं या संलग्नता प्रदर्शित करते हैं, वो जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, सेम क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जैसे कि जीन ए और बी लिंक्ड जीन है जो एक ही गुणसूत्र पर है, सी और डी लिंक्ड जीन है जो सेम क्रोमोसोम पर स्थित है। उसी तरह से ये रिसेसिव जीन जो है वो एक क्रोमोसोम पर स्थित है, CAB, और रिसेसिव CD जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। तो जो जीन लिंकेज शो करते हैं वो जीन एक ही या सेम क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। लिंकेज की शक्ति जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि लिंकेज की शक्ति जीन्स के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। पास पास स्थित जीन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज शो करते हैं। पास पास स्थित जीन्स जो है जैसे ए और बी और स्मॉल ए बी, ये दोनों पास पास स्थित हैं, तो इनके बीच की शक्ति जो है लिंकेज की या जुड़े रहने की, आपस में एक साथ रहने की शक्ति जो है वो अधिक होगी, जबकि दूरी अधिक होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ए और बी दूर दूर स्थित हैं, तो यहाँ पर इनको अलग करने की संभावना अधिक बनती है। तो अलग करने की संभावना अधिक होगी तो लिंकेज की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माने पास पास साथ में रहने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, उसकी संभावना कम हो जाएगी, और अलग होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अर्थात लिंकेज की शक्ति देखिए नीचे एरो दिखा रहा है, कम हो जाएगी। उसी तरह से देखिए यदि जीन्स पास पास स्थित है तो इनकी शक्ति जो है वो अधिक हो जाएगी। तो इसको एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। माने लिंकेज जो है वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी अधिक है तो लिंकेज क्या होगा, कम हो जाएगा, लेकिन दूरी कम है तो लिंकेज क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो दूरी अधिक है तो लिंकेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और दूरी जीन्स के बीच की दूरी कम है तो लिंकेज क्या हो रहा है, अधिक है। स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, दोनों के बीच में फिजिकल एसोसिएशन अधिक है, तो इनको अलग कर पाना मुश्किल है। और दूर दूर स्थित है तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इसी बात को उन्होंने ये कहा कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान यानी जीन्स के बीच में दूरी अधिक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन्स के गुणसूत्रों के अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के बीच खंडों की अदला बदली होती है, उसी समय जीन्स की भी अदला बदली हो जाती है, यानी जीन्स का विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि जीन्स के बीच की दूरी अधिक होगी तो उनमें एक्सचेंज की संभावना
अधिक होगी और क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। माने दूर दूर स्थित है तो आपस में इस तरह से क्रॉस होंगे, और जहां से क्रॉस होते हैं ये एक अलग फिनोमिनन है जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अलग से क्रॉसिंग ओवर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के या मियोसिस फर्स्ट स्टेज में, पैकेटिंग स्टेज में जो होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, जोड़े के गुणसूत्र, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, जोड़े के गुणसूत्र पास पास आते हैं, जोड़े के क्रोमोसोम पास पास आते हैं, और उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहा जाएगा, एक ही जोड़े के गुणसूत्र, जैसे कि ये पहला जोड़ा है, पहले जोड़े का गुणसूत्र में ये दोनों क्या है, इस तरह से जोड़ के हम दिखाए हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। दूसरा जोड़ा का ये क्या है, दूसरा जोड़ा है, दूसरे जोड़े की ये दोनों है आपस में, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। उसी तरह से ये दोनों भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये दोनों जो है स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, और अंदर के दो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में दोनों क्या हैं, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, आपस में ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये बीच वाले। तो इन बीच वालों के जब पास पास, बहुत पास पास आएंगे और पेयरिंग होगी तो उनके बीच में क्या होगा, खंड जो है आपस में लिपट जाएंगे और खंड टूटकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या जीन का विनिमय। तो इसके खंडों के विनिमय के, खंडों के अदला बदली के फलस्वरूप इनमें उपस्थित जीन्स भी हैं जो है एक दूसरे में चले जाते हैं, और इस तरह से जीन्स का विनिमय हो जाता है। ये क्रिया कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर की पूरी डिटेल जो है वो एक अलग वीडियो में देखेंगे। आज हम ये देख लेते हैं कि सिर्फ ये कि क्रॉसिंग ओवर यदि हो रहा है ना, तो कब हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, जीन्स के बीच की दूरी अधिक है तब इनमें क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा, और क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जीन्स की अदला बदली होगी और उसके फलस्वरूप दो अलग नए कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये पहला क्रोमोसोम तो एज इट इज है, पहला क्रोमेटिड, 4 गैमेट्स बनेंगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 4 गैमेट्स बनते हैं। तो उनमें 4 गैमेट्स में पहला तो है पेरेंटल होगा, जो पेरेंट्स में इस तरह से समान है उसी तरह से ए बी ही होगा। दूसरा क्या होगा, देखिए इसका इसके साथ में, ये देखिए कैपिटल ए का, कैपिटल ए और ये कैपिटल बी। तो कैपिटल ए भीतर के जो क्रोमेटिड्स हैं इनमें आपस में इस तरह से क्रॉसिंग होगा। तो क्रॉसिंग के फलस्वरूप यहाँ देखिए नीचे की ओर गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली के साथ साथ जीन्स की भी अदला बदली हो जा रही है। कैपिटल ए के साथ यहाँ पर देखिए स्मॉल बी आ जा रहा है इस खंड की बदली के कारण, है ना। नेक्स्ट क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जो है वो इस इधर आ गया है, इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो गया, जीन्स बी जो है स्मॉल बी कैपिटल ए के साथ आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्रोमेटिड में देखिए ये स्मॉल ए के साथ में, यहाँ पर स्मॉल ए के साथ में ये कैपिटल बी चला गया, है ना। इसकी वजह से 4 कॉम्बिनेशन गैमेट्स के मिले, उसमें 2 तो हैं सेम पेरेंट्स के समान ही है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, जबकि 2 जो संयोजन जो है वो नए मिलते हैं। तो उसी को कहा गया है वंशागति की प्रक्रिया के दौरान लिंकेज अधिक होगा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिलेंगे। लिंकेज कब अधिक होगा, जब जीन्स के बीच की दूरी जो है वो आपस में पास पास होगी, क्लोजली रिलेटेड होंगे, तो लिंकेज अधिक होगा। लिंकेज अधिक होगा तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक मिलेंगे। और इस तरह से यदि जीन्स के बीच की दूरी अधिक है तो उनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की संभावना होगी और जीन्स के अलग होने की संभावना होगी, और अलग अलग गुणसूत्रों के साथ में क्रोमोसोम्स की और जीन्स की अदला बदली होगी और नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस तरह से यदि जीन्स के बीच की दूरी अधिक है तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनेगा, लिंकेज अधिक होगा, और जीन्स के बीच की दूरी अधिक है तो इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और नए संयोजन अधिक बनेंगे, और जीन्स के बीच की दूरी कम है तो लिंकेज अधिक होगा और पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनेंगे। तो ये 4 रूल उन्होंने दिया कि एक लीनियरली अरेंज्ड रहते हैं, दूसरा लिंकेज की शक्ति उसकी बीच की दूरी पर निर्भर करती है, और यदि क्रॉसिंग ओवर होता है तो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, और लिंकेज होता है तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनते हैं। तो ये है लिंकेज की थ्योरी। अब हम लिंकेज के प्रकार के बारे में और लिंकेज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखते हैं लिंकेज कितने प्रकार का होता है। तो लिंकेज होते हैं 2 प्रकार का, एक होता है पूर्ण सहलग्नता या कंप्लीट लिंकेज, और दूसरा है अपूर्ण सहलग्नता या इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, लिंक्ड जीन्स जो होते हैं 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक साथ साथ इनहेरिट होते हैं।
या साथ साथ वंशागत होने लगते हैं, लगातार वन के बाद 2, 3, 4, 5 से 6 जनरेशन्स में लगातार यदि दिखाई पड़ रहे हैं वो लिंक्ड जीन, साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं, एक से लेकर 2, 3, 4 कई पीढ़ियों तक लगातार साथ साथ ही वंशागत होते हैं, तो इस प्रकार की वंशागति क्या कहलाती है? इस प्रकार का लिंकेज कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। और इसके फलस्वरूप लिंकेज के फलस्वरूप कंप्लीट लिंकेज के फलस्वरूप पैतृक या पेरेंटल कॉम्बिनेशन अधिक बनते हैं, है ना। लेकिन यह केस जो है बहुत रेयर दिखाई पड़ता है, बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। एक टी.एच. मॉर्गन ने मेल ड्रोसोफिला में इसका अध्ययन किया था कि कंप्लीट लिंकेज जो है वो अगली पीढ़ी कई 2, 3, 4 कई पीढ़ियों तक लगातार सेम जीन्स जो है वो लगातार 2, 3 पीढ़ियों तक वो इनहेरिट हुए थे। तो इसका एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला। कंप्लीट लिंकेज का अर्थ यह है कि लिंक्ड जीन्स जो है वो एक पीढ़ी से कई 2, 3, 4 लगातार लगातार पीढ़ियों तक यदि ये जीन्स जो है साथ साथ वंशागत होंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन लगातार प्राप्त होगा, और यह लिंकेज क्या कहलाएगा? कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण संलग्नता कहलाएगा। उसी तरह से इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होते हैं कि जीन्स जो होते हैं दूर दूर स्थित होते हैं, क्योंकि अनलिंक्ड जीन्स होते हैं तो दूर दूर स्थित जीन्स या दूर दूर स्थित लिंक्ड जीन्स जो होते हैं एक साथ वंशागत न होकर वहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली होगी, साथ ही साथ जीन्स के विनिमय हो जाएंगे या क्रॉसिंग ओवर होगा, और उसके फलस्वरूप न्यू रिकॉम्बिनेंट्स या नए संयोजन अधिक बनेंगे। लेकिन ये केस क्या है, बहुत कॉमन दिखाई पड़ता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जरूर कुछ न कुछ मात्रा में सेक्स क्रॉसिंग ओवर होगा और नए कॉम्बिनेशन अवश्य बनेंगे। भले कंप्लीट लिंकेज की स्थिति भी दिखाई पड़ती है, लेकिन 1% या 2% अवश्य ही क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर को इसीलिए परसेंटेज में दिखाया जाता है, और कितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर हुए उस आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि लिंकेज की शक्ति कितनी होती है। यदि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो लिंकेज की शक्ति कम होगी। तो अब लिंकेज का महत्व इसमें फीमेल ड्रोसोफिला में देखा गया है या मक्का में देखा गया है, इस तरह के इनकम्प्लीट लिंकेज, इस तरह के और कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन मॉर्गन ने मेल ड्रोसोफिला में जो प्रयोग किए हैं उसमें पूर्ण लिंकेज दिखाया है, और जब फीमेल ड्रोसोफिला में किए हैं तो उसमें इनकम्प्लीट लिंकेज का दिखाया है। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इसके प्रायोगिक सत्यापन या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो उन्होंने दिया था कि लिंकेज के फलस्वरूप पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन या नए रिकॉम्बिनेंट्स अधिक बनते हैं, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन के। इसके अलावा एक बात और है, लिंकेज का महत्व क्या होगा? लिंकेज का महत्व क्या, इसके आधार पर लिंकेज के द्वारा हम उसके पेरेंटल लक्षणों का पता लगाया जा सकता है किसी भी जीव का। लिंकेज के आधार पर ही हम 2-3 पीढ़ी तक यदि जीन्स जो है साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं और सेम प्रकार के लक्षण कई पीढ़ियों तक दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब उसमें लिंक्ड जीन उपस्थित है, ये पता लगाया जा सकता है। लिंकेज के आधार पर ही नए रिकॉम्बिनेंट्स के बनने की संभावना का पता लगाया जा सकता है कि कितने % नए रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। और वंशागति पर, मानी गुणों की वंशागति पर, जीन्स की वंशागति पर नियंत्रण रखकर कई गुणों को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवों में जीन्स की वंशागति को नियंत्रित करके कई गुणों को नियंत्रित किया जा सकता है लिंकेज के आधार पर। तो ये हो गया लिंकेज का इम्पोर्टेंस, लिंकेज का प्रकार। एक और चीज इसमें लिंकेज में महत्वपूर्ण है, वो है लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप किसे कहेंगे? एक क्रोमोसोम पर स्थित जितने भी गुणसूत्र स्थित होते हैं वो गुणसूत्र कहलाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप का निर्माण करते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट कहा जाता है। डिप्लॉइड यानी द्विगुणित संख्या कितनी होती है? 2n, जैसे मनुष्यों में होता है 46, है ना। तो इसका हैप्लॉइड कितना होगा? अगुणित संख्या 23। तो जोड़े, जितने जोड़े गुणसूत्र के होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप का निर्माण करते हैं। जैसे ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप कितना है कहने से क्या कहेंगे? इसमें 23 होगा, क्योंकि 46 जो होता है डिप्लॉइड होता है और 23 क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। उसी तरह से मटर में देखेंगे कि 14 जो होते हैं इसके डिप्लॉइड सेट में होते हैं, तो इसमें हैप्लॉइड सेट में कितना होगा? 7 होगा। तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा मटर का? 7 होगा। उसी तरह से ड्रोसोफिला में जैसे एग्जांपल देखते हैं कि इसमें 8 होते हैं डिप्लॉइड सेट में, है क्रोमोसोम्स की संख्या 8 होती है, तो हैप्लॉइड में कितना होगा? 4 होगा। तो इसमें ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 4 होंगे।
उसी तरह से प्रोकैरियोटिक में हम देखेंगे कि उसमें कोई गुणसूत्र निश्चित नहीं होता है, बल्कि डीएनए इस तरह से खुले में स्थित होते हैं और हम इसको एक ही क्रोमोसोम मानते हैं और इसको एक लिंकेज ग्रुप प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को पढ़ेंगे।